अच्छा, डिसीजन मेकिंग के अंदर ना, अब जरा खामोशी प्लीज। जो सबसे मुश्किल सवाल समझा जाता है ना, वो समझा जाता है कि आपने प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी है या कंटिन्यू रखनी। ये एक पिछले चंद सालों के अंदर कि प्रोडक्ट आपने चलानी है या डिसकंटिन्यू करनी है। दूसरा, इसके अंदर सवाल जो एक और समझा जाता है, मुश्किल या आसान कह लो, वो समझा जाता है कि फर्दर प्रोसेसिंग करनी है या नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा? फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब दो तरह से हो सकता है, या एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है या नहीं करनी, मतलब उसको फाइनल बनाना है या नहीं, या बगैर फाइनल किए ही उसको सेल कर देना है। दूसरा केस होता है कि प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देता है, जैसे वो कहता है जी पहले प्रोडक्ट वाई बना रहे हैं, अब थोड़ा सा प्रोसेस करके वो जी बन जाए, यानी एक न्यू प्रोडक्ट बना देता है, एक चीज एक ही है। फिर उसके बाद एक ऐसा केस आता है, एक तो सीधा सीधा लिमिटिंग फैक्टर का केस है। लिमिटिंग फैक्टर का केस क्या कहता है? आपको वो डिमांड बता देता है, रिक्वायरमेंट बता देता है, तो हम जितनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं कर लेंगे, बाकी रिक्वायरमेंट छोड़ देंगे। जितनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए करेंगे और बाकी रिक्वायरमेंट छोड़ देंगे। और मेक और बाय की एक कंडीशन होती है, मेक और बाय, इसमें हम छोड़ते नहीं है। जितनी हम इन हाउस प्रोडक्शन करनी है वो इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, बाकी हम आउटसोर्स करेंगे। मेक और बाय का जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर किसी और सप्लायर या आउटसोर्सिंग की कॉस्ट बताई हो कि भाई आप अगर बाहर से खरीदोगे या बाहर वाला सप्लायर इतने से ऑफर कर रहा है, तो उसके हल करने के भी दो तरीके होते हैं। एक उसके हल करने का तरीका होता है कि या तो आप उसका ना कॉस्ट फाइंड कर लें, तो या उन दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें। दोनों तरीके ठीक है, जिस तरीके से आप मर्जी सवाल हल करेंगे। आई कैप की किताब में अगर आप देखोगे तो दोनों तरीके हल किए हुए हैं, पास पेपर में भी दोनों तरीके हल। और ये डिसीजन मेकिंग के जितने तरीके बुक के अंदर है, उसके अलावा भी क्या कोई तरीका है? तो बिल्कुल है, आप जिस तरीके से मर्जी कर लें। बेसिकली देखना यह है कि जो आप नया डिसीजन लेने जा रहे हो, उससे आपको फायदा कितना होना है, नुकसान कितना होना है। मतलब फायदा और कॉस्ट आपस में कंपेयर कर लो, अगर फायदा ज्यादा है तो रिकमेंडेशन में डिसीजन टेक ओवर कर लो, वरना विदड्रॉ कर। दूसरा इसका यह तरीका होता है कि आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया तो उसके बाद एक और डिसीजन भी आ सकता है कि आप जो न्यू प्लांट या एसेट है वो आप खरीद लें या रेंट पे ले लें, या पहले वाला प्लांट आपने बेचना है या उसके ऊपर कुछ फर्दर कॉस्ट लगा कर उसको ही इस्तेमाल करना है। मतलब नए प्लांट के बारे में डिसीजन आ जाएगा कि या तो उसको रिप्लेस करना है या उसको रिपेयर करवाना है या न्यू एसेट खरीद कर पुराना एसेट सेल आउट कर दें। तकरीबन ये और भी कोई भी डिसीजन आ सकता है। तो डिसीजन में आपने ये नहीं देखना कि सवाल में क्या है, ये देखना है रिक्वायरमेंट में क्या है। अगर आपने सवाल में देखा ना तो फिर तो आपसे सवाल नहीं होना, फिर तो यही समझो कि जो पहले रिजल्ट आ रहा है ना 3% 5% इन क्वेश्चन का, आप लोगों का भी वही है। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप सवाल को पढ़ के शुरू कर दें, फिक्स कॉस्ट इग्नोर करते जाएं। वेरिएबल आपको जो कॉस्ट लगे वो कॉस्ट में ले लें, जो आपको इनफ्लो लगे इनकम लगे वो इनकम में लेते जाएं। इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है। अब इन 5 केसेस के अंदर हम बारी बारी हर केस की बात करते हैं। डिसकंटिन्यू के लिए दो तरीके हैं। एक कि आपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या आपने प्रोडक्ट को चलाना है। सबसे पहला तरीका आपने करना है कि इन केस अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना आउट हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू कितना आउट हो जाएगा और कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी। रेवेन्यू कितना लॉस हो जाएगा, कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी।
अब इन दोनों में अगर रेवेन्यू लॉस ज्यादा है तो फिर डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर कॉस्ट सेविंग ज्यादा है तो फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे। मतलब हमने ये देखना है कि डिसकंटिन्यू करेंगे तो क्या मसला हो सकता है, रेवेन्यू लॉस और वेरिएबल कॉस्ट सेव। दूसरा इसका इसी का ही कंट्रीब्यूशन होता है। अब ऐसा करें कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें और इसकी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंपेयर कर लें, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आपने रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, आपके पास आप कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन को वेरिएबल कॉस्ट के साथ तो कंपेयर नहीं करोगे ना, सेल को हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, रेवेन्यू को हमेशा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन को हमेशा इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, उनको कंपेयर कर लें। तो डिसकंटिन्यू के ये दो तरीके हैं, इनमें से जो आपको पसंद है सवाल में कर लें। फर्दर प्रोसेसिंग के भी दो तरीके, एक फर्दर प्रोसेस से हमें एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा, हमें एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, दोनों को कंपेयर कर, या ऐसा करें टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को कंपेयर कर लें। मतलब आपने एक चीज है पहले अगर बगैर प्रोसेस की बेचते हो तो 100 रुपया की बिकती है, बट अगर आप उसको प्रोसेस करके बेचते हो तो 150 की बिकती है। अब इसको कंपेयर करने के दो तरीके, एक जी 150 का टोटल रेवेन्यू आएगा प्रोसेस करके और टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 120 रुपए लगेगी जी, रेवेन्यू हमारा आ गया 30। दूसरा तरीका एडिशनल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 50 रुपए, एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है, 25 रुपए या 30 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए, उनको आपस में कंपेयर कर। तो जब भी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो इसके दो तरीके हैं। अच्छा तरीका होता है एडिशनल कॉस्ट वाला और एडिशनल रेवेन्यू का। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल किस तरह से, जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन आता है पेपर में लेकिन आता है, ये सिंपल आपको कोई एक लिमिटिंग फैक्टर बताया होगा कि भाई साहब आपके पास मटेरियल शॉर्ट है, आपके पास लेबर शॉर्ट है, आपके पास ओवरहेड्स की बात भी कर सकता है, मशीन आवर्स की भी बात कर सकता है। वो सिंपल आपने उसका तरीका वही है पुराना, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, नहीं लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं पर यूनिट, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। फिर आप तीसरे नंबर पर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ये हमारा तरीकाकार है। फिर इसकी रैंकिंग कर लेते हैं, जिसकी रैंकिंग बेस्ट है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो पहले बनाते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन कम है वो बाद में बनाते हैं। मेक और बाय में दो तरीके हैं, मेक और बाय में एक है एक्स्ट्रा कॉस्ट फाइंड कर लो, एक है कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। एक्स्ट्रा कॉस्ट फाइंड करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट 99% आपको पता है किस केस में लगती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बाहर से खरीदने पे ज्यादा कॉस्ट आती है। ये ना कॉमन सेंस डिसीजन मेकिंग मोस्टली तो है कॉमन सेंस, तो इसको कॉमन सेंस के तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो आपका सवाल ये सबसे ज्यादा आसान पोर्शन होता है। सिर्फ थोड़ी सी परसेंटेज अप्लाई करना एक टेक्निकल काम होता है इसमें, अदरवाइज बाकी चीजों के फॉर्मेट याद रखने पड़ते हैं, इसका तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है। वर्किंग और सॉल्यूशन को थोड़ा सा नीट करना है बस। एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आप फाइंड करोगे तो आपकी रैंकिंग स्टार्ट होगी रैंकिंग फ्रॉम आउटसोर्स से, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट किसकी फाइंड की है, आउटसोर्स करने पे कितनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट वो पर यूनिट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने एंड पे करनी है, पहले रैंकिंग इसमें करनी होती है, रैंकिंग फॉर आउटसोर्स की, और फिर उसके बाद उल्टी रैंकिंग कर देनी है फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं मेक और बाय। तो पहले बाय की रैंकिंग और फिर मेक की। दूसरा है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, कंट्रीब्यूशन ज्यादा चांसेस किस में होते हैं भला, इन हाउस प्रोडक्शन में, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती है ना। तो हम इन हाउस प्रोडक्शन इसमें जब कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे तो रैंकिंग करते वक्त पहले रैंकिंग करनी है इन हाउस प्रोडक्शन,
और कर्नी रैंकिंग कैसे है कि जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो पहले खुद बनाएंगे, जिसमें कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हम आउटसोर्स करें। तो ये उसके बाद है हमारा कि एसेट को रिप्लेस करना है या पुराना एसेट इस्तेमाल करना। रिप्लेस करने के बेनिफिट और एक्सपेंसेस और पुराने एसेट्स के बेनिफिट और लॉसेस, उनको आपस में नेट करके कंपेयर कर लेंगे, जो हमें ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा हम वो रिकमेंड कर देंगे। अब मेन आज का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ इसका ना प्रेशर खत्म करना, कि जो आप लोग प्रेशर में आए हुए हो कि अच्छा जी डिसीजन मेकिंग का सवाल, आप नहीं पूरा पाकिस्तान। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो आई कैप के जो रिमार्क्स हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन 5% लोग पास कर पाए, मतलब 15 नंबर का सवाल सिर्फ 5% लोगों ने इसे पास कर पाए, मतलब कि 8 नंबर या 8 से ज्यादा नंबर, मतलब 95% लोग इसमें पासिंग मार्क्स स्कोर ही नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह भला करे एग्जामिनर का कि उसने और क्वेश्चन आसान दे दिए थे जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट बन गया था बच्चों का, वरना वैसे तो लोग सारे घबरा ही गए थे। सिर्फ यही नहीं, तीनों सवाल डिसीजन मेकिंग। अब इसमें उसने क्या लिखा था कि assess whether the management should discontinue the product A, कि A को डिसकंटिन्यू करेगा या कंटिन्यू करेगा। अगर हम यहां पर देखें, यहां पर प्रोडक्ट ए का लॉस आ रहा है। आपको पता जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने देखना था कि भाई लॉस को नहीं देखते, हो सकता है ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आ रहा हो, अगर हम ए को छोड़ भी देते हैं फिर भी लॉस आएगा, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिर भी बढ़ेगी। तो हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा हो, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से कुछ फिक्स्ड कॉस्ट कंपनसेट हो रही हो, सारी फिक्स्ड कॉस्ट कंपनसेट ना हो रही हो। लेकिन अगर आप ये बंद कर दोगे तो जितनी फिक्स्ड कॉस्ट कंपनसेट हो रही थी वो भी नहीं होगी। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि आपके पास यानी ए, बी, सी और डी 3 प्रोडक्ट, आप उससे जो कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, कंट्रीब्यूशन इससे 300 रुपए कमा रहे हो, इससे 500 कमा रहे हो, इससे 700 कमा रहे हो, इससे 1000 रुपए कमा रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट जो सबको एलोकेट हो गई, सपोजर इसकी 400 फिक्स्ड कॉस्ट थी, 100 का लॉस, इसकी 300 फिक्स्ड कॉस्ट थी, 200 का प्रॉफिट, इसकी 400 फिक्स्ड कॉस्ट थी, 300 का प्रॉफिट, और इसकी 600 फिक्स्ड कॉस्ट थी, 400 का प्रॉफिट। अब ए पे हमें लॉस आ रहा है, अगर लॉस वाली प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि भाई हम छोड़ देते हैं, तो आपकी जो 400 फिक्स कॉस्ट है जी तो फिर भी लगनी है, क्योंकि आप पूरा बिजनेस नहीं बंद कर रहे, बी सी डी तो चल रहा है ना, और ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये एलोकेटेड है। एलोकेटेड का मतलब होता है कि ये टोटल कॉस्ट को एलोकेट किया हुआ है। इंक्रीमेंटल होती है कि जो सिर्फ एक ही फिक्स्ड कॉस्ट हो, मतलब कुछ अगर सुपरवाइजर ए को सुपरवाइज कर रहे हैं, ए बंद करने से वो खत्म हो जाएंगे, तो वो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये वो फिक्स कॉस्ट है कि जैसे फैक्ट्री का रेंट है, अब ए बंद करने से फैक्ट्री का रेंट कम नहीं होगा। अब आप चाहते हो कि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगर हम ए बंद कर देते हैं, तो अगर हम ए बंद कर देंगे तो हमें जो 300 का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा, लेकिन 400 की फिक्स कॉस्ट फिर भी आएगी। अब ओवरऑल प्रॉफिट में हमारा फर्क पड़ता है। पहला वो कैसे कि अब आपके पास जो ये 400 है ये इनके ऊपर एलोकेट हो जाएगा। वो जो आपकी 400 फिक्स्ड कॉस्ट को 300 का कंट्रीब्यूशन कम कर रहा था, सिर्फ 100 की फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, अब ये 400 की कॉस्ट बी सी डी को बेयर करनी पड़ेगी और उनका प्रॉफिट 400 से कम हो जाएगा। अब या तो 100 लॉस बर्दाश्त कर लो या फिर 400 की फिक्स्ड कॉस्ट बर्दाश्त कर लो, तो फिर बेहतर क्या होगा, 100 का लॉस बर्दाश्त करना। तो हम ए को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे इवन के उसका लॉस आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखना है। जैसे इसी सवाल को देखते हैं पहले, क्योंकि ये सवाल आपने एक दफा किया हुआ है, लेकिन उस दफा ना पहली दफा सवाल करने से
आपको एक परेशानी हुई क्योंकि पहली पहली दफा सवाल किया, लेकिन याद रखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब अगर ये सवाल आपको आसान लगता है ना, पहले अगर आपने हाथ से किया हो, इसका मतलब है फिर आप इजीली कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी एक दफा प्रैक्टिस हो चुकी है। और मैं हमेशा 3 दफा का कहता हूं कि 3 दफा प्रैक्टिस करके जाओ, कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो पेपर में आपको इतना एक सवाल हो जाएगा कि आपका पेपर पास हो जाएगा। इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो उसने सिर्फ सवाल ये पूछा था कि प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करना है या नहीं करना। इस सवाल के अंदर मैक्स ये बी और सी का सारा टेबल एक्स्ट्रा था, एडिशनल टेबल लिखा हुआ है सुल्तान इंडस्ट्रीज एबीसी मैन्युफैक्चर इन द सेम फैक्ट्री। ये बात ही उसने यहां से की है। सेम फैक्ट्री का मतलब क्या होगा कि अगर एक बंद भी कर दोगे, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो आते रहेंगे। रिसेंटली देयर हैज बीन अ सर्ज इन रॉ मटेरियल, सर्च का मतलब होता है बढ़ जाना, इजाफा हो जाना। कि कॉस्ट ऑफ रॉ प्रोडक्ट ए की ना जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। इस वजह से बढ़ी है कि जी जंग पैदा हो गई थी यूक्रेन के अंदर। Despite efforts, SIL is unable to pass on an increase in cost to the buyer as close substitute of the product A are available at a similar price। मतलब समझ आइए इसकी, कहता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से मुझे चाहिए कि मैं अपने रॉ जो ए से बन रहा है उसकी कीमत बढ़ा दूं। कहता नहीं बढ़ा सकता। क्या वजह है कि उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है, वो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, और हम अगर महंगा बेचेंगे तो हमारा कस्टमर लॉस हो जाएंगे। SIL research department is hopeful finding a substitute for the raw material within next 12 months. Until then, the management considering discontinue the production of A। अब हमने उसको बताना है कि वो डिसकंटिन्यू करे या ना करे। कैसे बताएंगे? उसका रेवेन्यू और उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट कंपेयर कर, या उसका कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को कंपेयर करने। जो आपको तरीका सही लगे। अगर आपका हाँ कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा, फिर बंद कर। फिर तो क्योंकि उसका लॉस सेव हो जाएगा, जो लॉस बाकी प्रोडक्शन बर्दाश्त करेंगे। तो इस सवाल के अंदर सिर्फ हमने प्रोडक्शन ए का डाटा देखा। कोई भी सवाल अब आपको देखें, ये 5% लोगों ने किया और इसी के बारे में हर बंदे ने आकर ये कही कि सर समझ ही नहीं लगी। फिर बाकी जितने भी सवाल है, जो अच्छा सवाल जिसमें ज्यादा अंग्रेजी वो इस्तेमाल करता है, 10% से ऊपर बच्चा अटेम्प्ट नहीं करके आता, और ये सबसे ज्यादा आसान सवाल होता है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में सवाल होता है। एक कैश बजट का सवाल आया था जब मेरा अपना जाती पेपर हुआ था। बिल्कुल एज अ स्टूडेंट प्रेशर में होता है बंदा, बजटिंग का सवाल भी बड़ा मुश्किल समझा जाता था तब। मैंने सवाल एंड के लिए रख दिया, बाकी सारा सवाल कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास भी 2 दिल थे। एक दिल कहता है कि बस खत्म, थक गया, छोड़ दूं पेपर, एक ही सवाल है ना, 15 नंबर है, खैर है। और दूसरा ये था कि कुछ ना कुछ करता। जब मैंने सवाल शुरू किया वो 5 मिनट में कंप्लीट हो, 5 मिनट में सवाल ही कंप्लीट हो। बिल्कुल इसी तरह से डिसीजन मेकिंग का एक ट्रिक ढूंढना है। अब इसमें देखना, ए के बारे में वो कह रहा है, सबसे पहली बात कह रहा है कि ए की जो प्रोडक्शन है ना, आपने 80% क्रेडिट पे की है। कितने फीसद क्रेडिट की है? और क्रेडिट है कितने दिनों का? इसका मतलब है आपके जो डेटर्स हैं वो हमेशा 3 दिन के लिए उधार पे रहते हैं, 30 दिन के लिए। कितनी अमाउंट पूरे साल में उधार पे रहती है, ये आपकी सेल है। यहां पर मैं आप करने लग गया हूं 24 मिलियन, 24,000 इन 1000 में कर देते हैं। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 360, कितनी अमाउंट आ गई? 1600। इसका मतलब भी समझ लें, 1600 का आपको फाइनेंस चाहिए पूरे साल भर के लिए, कि जिसमें आपने लोगों को उधार प्रोडक्शन देनी है, पहले खरीदोगे फिर ही बेचोगे ना। तो 1600 की आपको पास फाइनेंस चाहिए, या दूसरे लफ्जों में ये 1600 का पैसा आपका डेटर के पास मौजूद रहता है, आपने लेना है डेटर से।
अगर ले लेते तो इसके ऊपर कोई आपको रिटर्न मिलता? यानी इसमें ना वो फाइनेंस कॉस्ट का एलिमेंट ना इस लेवल पे शायद थोड़ा आपको मुश्किल लगता हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, हमारा 1600 हमने डेटर से लेना है, क्या आपको डेटर ने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है या 1600 का 1600 देगा? अगर आप 1600 आज ले लेते तो उसके ऊपर 30 दिन का इंटरेस्ट कमा सकते। इसका मतलब है कि जो डेटर को आपने पैसा दिया हुआ है या जो उधार पे सेल की हुई है, उसके ऊपर जो पैसे जितने लेट मिलेंगे उतनी देर का जो रिटर्न आपको मिलना था वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिल्कुल ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट। जैसे ईओक्यू के अंदर नहीं हम उसकी परचेज प्राइस के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट लेते थे, ये बिल्कुल वही है कि अगर हम पैसा स्टॉक खरीदने पे नहीं लगाते और बैंक में जमा करवाते तो हमें रिटर्न मिलता। अब हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो रिटर्न हमारा लॉस हो जाएगा। तो बिल्कुल यही चीज, हमने अपने डेटर को उधार पे स्टॉक दिया हुआ है, कितने दिनों के लिए? 30 दिन के लिए। अगर वो 30 दिन का स्टॉक उधार पे ना देते, पैसे ले लेते, तो बैंक में जमा करवाकर उसके ऊपर 30 दिन का रिटर्न मिलता। लेकिन डेटर तो रिटर्न नहीं दे रही है। रेशियो एनालिसिस के अंदर भी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें फाइनेंस कितना चाहिए वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो डेटर पर जो डेटर की अमाउंट होती है ना, वो बेसिकली हमारा पैसा डेटर के पास होता है। अगर वो डेटर के पास ना होता तो हम बैंक में जमा करवाकर रिटर्न कमाते। तो ये इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसकी फाइनेंस कॉस्ट हो। अगर सवाल के अंदर गिवन है, इस सवाल के अंदर तो है ना, 24% वो कहता है जी फाइनेंस कॉस्ट है। तो आपका पैसा इन्वेंट्री में जो पड़ा हुआ है, रुका पड़ा है, और आपका पैसा जो डेटर्स के पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट आएगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। आगे चलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी ए प्रोडक्शन होती ना तो डेटर तो आपके होते ही ना। तो ये जो 1600 का पैसा डेटर के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, ये आपकी बचत हो जाती। आगे चलते हैं। All expenses other than material and labor have been allocated on the basis of sale value. ये चीज इंफॉर्मेशन है। लिखा हुआ है द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर टेक्स इनटू अकाउंट द प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू द वार इन यूक्रेन। कहता है जो ऊपर डाटा गिवन है तो उसके ऊपर प्राइस बढ़ने का इफेक्ट लिया हुआ है, आपने अलग से नहीं लेना, और ना ही उसने प्राइस का चेंजिंग बताया है। ये तो अच्छी बात है अगर प्राइस का चेंज बताते हैं, ये लिखने के बावजूद भी कुछ लोग उसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट ले लेते हैं। अब सवाल हमारा अगर शुरू हो चुका है तो इसको हम अपने अंदाज में करते हैं। डिसकंटिन्यू करना है या नहीं करना, दो तरीके, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को कंपेयर करो या सेल रेवेन्यू और उसकी वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर। दोनों केसेस में बात एक ही होनी है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करता है या नहीं करता। तो हमारा सेल रेवेन्यू कितना लॉस हो गया? सेल रेवेन्यू 24,000, ऐसा ही है ना, 24,000 का। पेपर में तो आपने एक ही स्टेटमेंट में करना है, मैं अभी आपको दो फॉर्म में करवा रहा हूं। हमारे मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिर मटेरियल कॉस्ट सेव हो जाएगी सारी। कितनी है मटेरियल कॉस्ट? अब सवाल आपने अपने सामने रखना है, 12,000 मटेरियल कॉस्ट सेव हो जाएगी। फिर पूरे सवाल का दारोमदार इस एक पॉइंट के ऊपर था जो कि अब मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है SIL employees are direct labor team 30 employees each with the ability to engage in the production process for any of the three product. Each employee work an average 200 hours per month, is paid 240 per hour. Overtime is worked at 300 per hour. और आगे कहता है कि overtime is allocated to all the products with the equal proportion. और आगे वो कहता है कि 18 महीने तक आप इनको भगा भी नहीं सकते। हाँ, आप चाहे वो काम करें या ना करें, आपने उनको 80% पे करने का। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वर्किंग करने लगे हैं लेबर की, क्योंकि मटेरियल की तो वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए जी, उसने कहा है कि 300 एम्प्लॉइज हैं आपके पास, 30 एम्प्लॉइज हैं।
हर बंदा महीने के कितने घंटे काम करता है? 200 घंटे मल्टीप्लाई बाय 200, और ये तो एक महीने के हैं, और हमारे पास डाटा कितने का है? साल का। ये जो इसका आंसर आएगा पता क्या आएगा? नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, और एक घंटे की कीमत 240। कितनी अमाउंट आ गई? 1728000। इसका मतलब है इतनी जो कॉस्ट है वो हमें नॉर्मल वेज पे पड़नी। अब उसने एक हिंट दिया है कि कुछ ओवर टाइम का चक्कर भी इसके अंदर है। हमने फौरन इस सवाल के अंदर देखा कि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी पेड है? 21, ये लेबर 21,600, और ये अमाउंट कितनी है? इसका मतलब है नॉर्मल से ज्यादा पेमेंट है तो एक्स्ट्रा वर्क है, ओवर टाइम है। तो हमने ओवर टाइम फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट 21600 ओवर टाइम। कितना ओवर टाइम काम किया हुआ है? 18,300, 4320। चलें 43, ये ओवर टाइम है। ये ओवर टाइम किस रेट के हिसाब से है? 300 के हिसाब से, और बाकी किस रेट के हिसाब से है? 240 के हिसाब से। अगर आपसे ये कोई पूछे कि मुझे बताओ ओवर टाइम कितने घंटे काम किया हुआ है, तो सिंपल हम इसको 300 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ओवर टाइम काम आ जाएगा 14.4। इतने घंटे ओवर टाइम काम किया हुआ है, इतने घंटे आवर्स में। और यहां से 4320 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास प्रोडक्ट ए का ओवर टाइम आ जाएगा, उसकी अमाउंट भी आ जाएगी, उसके नंबर ऑफ आवर्स भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो ए पर ही काम करना है ना। टोटल से मैंने पहले फाइंड कर लिया कि टोटल ओवर टाइम क्या है, और उसने हिंट दे दिया कि भाई साहब ओवर टाइम सबका बराबर बराबर है, तो तीनों का ओवर टाइम है 4320, तो ए का कितना होगा? 144। ये अमाउंट है। ये ओवर टाइम टोटल घंटे काम किया हुआ तीनों प्रोडक्ट के ऊपर, ए बी सी के ऊपर। हाँ, अच्छा वो 14,400 आ जाएगा। 14,400। हाँ, ये सारा इन 1000 में, ये सारी अमाउंट इन 1000 है। रुपीज नहीं कह रहा, ये अमाउंट सारी इन 1000 में। चलें, 1440 रुपए ओवर टाइम काम किया हुआ है किसका? प्रोडक्ट ए का। यहां पर देखें, प्रोडक्ट ए की लेबर कॉस्ट 4800 है, नजर आई? प्रोडक्ट ए की जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी है? 4800। इस 4800 के अंदर 1440 ओवर टाइम है। इस 4800 के अंदर 1440 ओवर टाइम है। तो हम अगर यहां पे मैं उसकी वर्किंग करने लगा हूं, 4800 माइनस 1440, 3360, ये उसका नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल वेज है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल कि अगर ए को बंद कर देंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी सेव होगी? अगर हम ए को बंद कर देंगे हमारी लेबर कॉस्ट कितनी सेव हो जाएगी? अब अगर हम ए को बंद कर देंगे तो हमारा जो ये अमाउंट है नॉर्मल वेज सेव हो जाएगी, और 1440 ओवर टाइम सेव हो जाएगा। अमाउंट अभी दे, अगर मैं इसको 240 पे डिवाइड करता हूं तो नॉर्मल घंटे कितने आ गए? 3360 को 2 कितना? 1400, चलो इन 1000 में है ना। और इसको अगर मैं 300 पे डिवाइड करता हूं 4 पॉइंट, लो मेरे भाई, अगर मैं प्रोडक्ट ए को बंद करता हूं 14,000 घंटे मेरे नॉर्मल सेव हो जाएंगे, और 4,800 मेरे ओवर टाइम भी सेव हो जाएगा।
अब अगर मैं उसको बंद कर दूंगा तो मेरी नंबर ऑफ आवर्स टोटल जो सेव हो रहे हैं वो कितने हैं? 18,800। या अगर हम इन 1000 में ले रहे हैं तो टोटल आवर्स सेव्ड 18.8 इतने नंबर ऑफ आवर्स सेव हो जाएंगे। हमारी लेबर कॉस्ट कितनी सेव होगी? अब याद रखें जितने आवर्स भी हमारे सेव होंगे ना, सबसे पहले कौन से आवर्स सेव करेंगे अगर एफिशिएंसी सेम है? महंगे आवर्स। अगर सबकी एफिशिएंसी सेम है, सारे एक जैसा काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कौन से आवर्स सेव कर लेंगे? जो महंगे हैं। ओवर टाइम, तो आप अपना सारा ओवर टाइम सेव कर लोगे। जो 14,400 की कॉस्ट आपको पड़ रही थी वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास मजीद कितना सेव होगा? अगर मैं कॉस्ट सेविंग की बात करता हूं तो 14,400 इन 1000 में करते हैं, अगर ये सेव होगा पूरे के पूरे, हमारे टोटल कितने घंटे सेव हो गए थे? 18,800। जिसमें से 14,400 ओवर टाइम वाले माइनस कर दिया, 4,400 नॉर्मल। लेकिन ये जो सेव हुआ है ना नॉर्मल, आपने इसको हर हाल में 20% पे फिर भी करना है, चाहे प्रोडक्ट ये बंद भी कर दो। कितना पे करना है? 20% आपने नॉर्मल वेज रेट का करना ही करना है, सॉरी 80% पे करना है, तो 20% सेव हो जाएगी, 20% सेव हो जाएगी। तो इसका नॉर्मल रेट कितना हो गया? 240 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारी एक कॉस्ट सेविंग आ गई कितनी? 211 2। और जो टोटल ओवर जो है हमारी सेव होगी, जो टोटल ओवर टाइम की, वो कितनी कॉस्ट बनती है? वो तो सारी की सारी सेव हो जाएगी ना। ये अमाउंट जो फाइंड की थी, ये अमाउंट 4320,000 4320। 20% करना है, 20%। 80% तो कॉस्ट लगेगी ना, 20% सेव। तो ये मेरे भाई, अगर आप प्रोडक्ट ए बंद करते हो ना, तो लेबर की इतनी कॉस्ट सेव हो जाएगी। एक, हमें ओवर टाइम नहीं लगवाना पड़ेगा। दूसरा, जो 4,400 है उसके 80% तो पे करना ही करना है, 20% मजीद सेव हो जाएगा। तो टोटल कितनी सेविंग आ गई? 453,1200। ये लेबर की कॉस्ट है। पूरे सवाल के अंदर अगर कोई मसला था तो सिर्फ इस पोर्शन में था। 15 नंबर के सवाल में अगर मैं कहता हूं ये पोर्शन 5 नंबर का भी होता, 10 नंबर फिर भी स्टूडेंट ले सकते, क्योंकि ये वर्किंग जब आप करोगे ना 4-5 सवालों के अंदर बिल्कुल ऐसी वर्किंग करोगे तो ये सवाल का प्रेशर कम हो जाएगा। चलिए जनाब, अगर आप वहां पर जाकर लिखना है इसकी अमाउंट को, ये आपकी लेबर कॉस्ट सेव होगी। यहां पर ऊपर लिख देते हैं कॉस्ट सेविंग। कितनी लेबर कॉस्ट सेव होगी? 4531.2 हो जाएगा, क्योंकि हमें रुपीज 1000 में ले रहे हैं ना, रुपीज इन 1000। सवाल के अंदर ना बिल्कुल हमारा मटेरियल का काम हो गया, लेबर का हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड पे आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में जो वो लिखा हुआ है उसी को ही हमने लेकर चलना है। कहता है 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड। क्या ये सेव होंगे? ये सेव नहीं। दो तरीके हैं, कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो और फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लो, उनको कंपेयर कर लो। दूसरा तरीका, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लो, सेल फाइंड कर लो, उनको कंपेयर कर लो। और हम कौन से तरीके पे जा रहे हैं? सेल और वेरिएबल को। 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड, इसका मतलब है बाकी के फिर वेरिएबल। आगे कहता है वेरिएबल ओवरहेड के अंदर इंक्लूड है जनरेटर के फ्यूल एक्सपेंसेस 6 मिलियन। When the generator is used, it operates at full capacity irrespective of the level of production. इसका मतलब है ये भी फिक्स कॉस्ट है। वो ये कह रहा है ना कि जब आपने इस्तेमाल करनी है ना, तो जितना एक, जब भी जनरेटर इस्तेमाल करना है फुल कैपेसिटी पे करना है, चाहे ए बनाओ या ना बनाओ। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करें ना कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है।
वो तो यहां पर ही होगी, लेकिन वर्किंग में करते हैं जाके। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कॉस्ट कितनी है? 7200 मल्टीप्लायर बाय वेरिएबल कितनी है? कितनी अमाउंट आ गई? 43। इस अमाउंट के अंदर एक और फिक्स्ड एलिमेंट भी है 6 मिलियन। 6 मिलियन मतलब के फ्यूल के जो जनरेटर का फ्यूल है। अब 6 मिलियन को एलोकेट करने के दो तरीके, एक आई कैप का बताता हूं कि आई कैप ने कैसे किया है, और हाँ जी, जब ए बंद करेंगे तो हम वेरिएबल तो एक ही सेव होंगे ना, हम वेरिएबल देख रहे हैं। जब वेरिएबल का मतलब है जिसका ताल्लुक उस प्रोडक्शन के साथ है बस। तो जब हम फिक्स लेते तो फिर कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं, हम ले रहे हैं सेल और वेरिएबल वाला पोर्शन, यानी दोनों में से ये तरीका लिया। अच्छा 600 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6000 को। देखिए जरा, अपोर्शन करेंगे। अपोर्शन करने के दो तरीके हैं, एक या तो आप सेल वैल्यू के टोटल पे डिवाइड कर दो और 24,000 से मल्टीप्लाई, या 4 लाख पे डिवाइड करके 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट भी दी। दोनों में से जिससे भी करोगे आंसर आपका सही समझा जाएगा। क्यों भला? आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर यूनिट्स पे एलोकेट किया हुआ है, लेकिन बताया हुआ है यहां पर देखिए, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर हैव बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। तो अगर आप सेल वैल्यू पर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन अपोर्शन करना है। हाँ जी, तो करें जरा 4 लाख पे डिवाइड करके 80,000 से मल्टीप्लाई। 4 लाख पे डिवाइड कर देंगे और 80,000 से कितना? 100। क्या कितनी अमाउंट बता रहे हो? नहीं माइनस करके। ये आपकी फैक्टर क्यों किया? उसने कहा कि फ्यूल एक्सपेंसेस चाहे वो फुल कैपेसिटी पे चलेगा जनरेटर आपका, चाहे आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा, तो इसका मतलब है ये भी नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये भी फिक्स हो गया। और हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं सबसे, तो उसने कहा ये वेरिएबल ओवरहेड के अंदर शामिल है। सवाल के अंदर पढ़े ना, अच्छा वो कहता है ये हाँ जी माइनस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शामिल है। आगे चलते हैं जनाब, आगे लिखता है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डिलीवरी एक्सपेंसेस 5 per unit sold and commission 5% ऑफ सेल्स। ये वेरिएबल एक्सपेंस होंगे या फिक्स्ड होंगे? ये वेरिएबल है, और ऊपर ये किसके अंदर शामिल है? सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे वो कहता है 70% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। बाकी में से 70% फिक्स है। इसका मतलब है हमने 5 रुपए भी लेना है, 5% भी लेना है, और बाकी में से 30% भी लेना। तो ये 3 एक्सपेंसेस हमारे हो वेरिएबल एक्सपेंसेस। चलो जी, मैं जो सेल की वैल्यू बता दूं, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे बता दो कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 2400। ये तो टोटल है ना, इसमें से वेरिएबल पहले आप बताएं जनाब। डिलीवरी कॉस्ट 80,000 यूनिट बेचे हैं, और हर यूनिट के ऊपर कितने पैसे लगे? कितना आ गया? फिर कमीशन भी लगा 2400 का 5%। कहता है ये इसके अंदर, इस 2400 के अंदर शामिल है। ये 24,000 के अंदर 400 भी शामिल है, 1200 भी शामिल है। कहता है इसके अलावा 2400 में से ये 1600 माइनस करने के अलावा जो बाकी है वो भी 30% वेरिएबल है। कितनी अमाउंट आ गई? तो आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो ये अमाउंट। कितनी अमाउंट आ गई? 1818। अब हमने कर क्या रहे हैं? सिंपल, अगर मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊं
मैंने पहले मटेरियल देखा, फिर लेबर देखा, नीचे उसकी इंफॉर्मेशन देखी, फैक्ट्री ओवरहेड उसकी इंफॉर्मेशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इंफॉर्मेशन। अब मैं जा रहा हूं एडमिन और फाइनेंशियल चार्जेस के ऊपर। सिर्फ इसको मैंने नहीं छोड़ना, हर एक की वैल्यू देखता जा रहा हूं और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखता जा रहा हूं। अब नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है? एडमिन एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड। कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस तो सारी फिक्स है। However, 2% of the cost can be saved if every 10% reduction in the total sale volume. कहते हैं अगर आपका टोटल सेल वॉल्यूम हर 10% कम होने पे 2% टोटल एडमिन सेव हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, सवाल की तरफ देखिए कि अगर हम ए को बंद करते हैं तो कितने यूनिट खत्म हो जाएंगे? 80,000। 4 लाख का 4 लाख में 80,000 कितने फीसद बनता है? 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%। वो कहता है हर 10% वॉल्यूम कम पैदा करने पे हमारी 2% एडमिन कॉस्ट सेव होता है। तो हमने 20% कम की तो 4% सेव होगी। किसका? एडमिन का। ये एडमिन है 6,000। अब हम अपनी एडमिन नहीं लेंगे क्योंकि सारी फिक्स्ड है ना, तो टोटल ओवरऑल बंद करने के ऊपर परसेंटेज के ऊपर सेविंग है। तो 6,000 का 4% एडमिन कॉस्ट, 240 का 6,000 का 4%, वो कितना आ गया? ये भी कॉस्ट सेविंग आ गई। अब लास्ट फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट जब भी आ जाए ना नॉर्मल सवाल के अंदर, तो याद रखें वर्किंग कैपिटल का नाम आ जाए, फाइनेंस कॉस्ट आ जाए, वर्किंग कैपिटल का नाम आ जाए या फाइनेंस कॉस्ट आ जाए, उसमें 3-4 बातें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, जितना इन्वेंट्री आपकी पड़ी है उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट आती है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। जितना रॉ मटेरियल पड़ा होगा फाइनेंस कॉस्ट आएगी, वर्क इन प्रोसेस पड़ा होगा फाइनेंस कॉस्ट आएगी, डेटर्स के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट आएगी। अगर सवाल के अंदर क्रेडिटर भी गिवन है तो इस टोटल में से क्रेडिटर माइनस करके फाइनेंस कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो लायबिलिटी बनती है ना। मैं अब इसकी ना असल हकीकत की तरफ नहीं जा रहा। मतलब मैं कहता हूं, आप कहते हो कि 100 रुपए का स्टॉक चाहिए हमें अपने पास रखने के लिए, 300 रुपए का स्टॉक चाहिए उधार पे देने के लिए। इसका मतलब है इन पैसों से आपको कैश रिकवर नहीं हो रहा। 100 रुपए का स्टॉक रखने के लिए चाहिए, वो अभी पड़ा है, अनसोल्ड है, और 300 का उधार पे चाहिए, 400 का स्टॉक वो चाहिए जिससे आपको कैश अभी फौरन जनरेट नहीं होना। वो एक भाई साहब कहता है कि अच्छा यार 200 का मैं आपको उधार दे दूं। इसका मतलब है इस 400 का जो आपको स्टॉक चाहिए आपको 200 का उधार पे मिल जाएगा। अब आपको पैसा कितना चाहिए बाकियों के लिए? 200 रुपए, और इसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट आएगी। अगर क्रेडिटर ना गिवन हो तो कैश डेटर और क्लोजिंग स्टॉक उसकी फाइनेंस कॉस्ट आती है, और अगर क्रेडिटर्स गिवन हो तो उसको माइनस करके फाइनेंस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कैश ऑपरेटिंग साइकिल नहीं देखते हो, नंबर ऑफ डेज में, रेशियो एनालिसिस में, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम, डेटर रिकवरी पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। वहां टाइम के लिहाज से या अमाउंट के लिहाज से है, ये बिल्कुल वही चीज। वहां टाइम के लिहाज से होता है, यहां अमाउंट के लिहाज से होता है। चलें जी नेक्स्ट सवाल के अंदर देखें, क्या फाइनेंस वाला, वो देखो ना सादा सी बात है। वो कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का रखना है। इसका मतलब है 100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक रखने के लिए आपको स्टॉक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 100 रुपए की। 200-300 का डेटर को भी देना है, तो डेटर के लिए स्टॉक खरीदने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 300 की। मतलब टोटल आपको 400 रुपया चाहिए जिससे आप अपना क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का रख सकोगे और 300 का स्टॉक उधार पे भी बेच सको। बाकी का जो कैश पे बिक जाएगा वो तो खरीदोगे बेचोगे पैसा आ जाएगा, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। अब एक सप्लायर आपको कहता है कि मैं 200 की उधार दे दूंगा, इसका मतलब है 200 आपको नहीं चाहिए, अब 400 चाहिए था, सप्लायर ने कह दिया 200 की मैं उधार दे देता हूं, तो बाकी आपको कितना पैसा चाहिए? 200 रुपया। 200 अरेंज करें
200 की उधार ले लेंगे, 200 का कैश पे ले लेंगे, तो 400 का स्टॉक आ जाएगा और आपको 400 का ही चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी। अब सवाल के अंदर देखें, वो कहता है कि 1600 तो डेटर के लिए चाहिए, 1600 डेटर के लिए फाइनेंस चाहिए। मैं अब यहां पर पहुंच गया फाइनेंस कॉस्ट पे। एंड पे देखिए जरा वो फाइनेंस कॉस्ट के बारे में क्या कहता है। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन्ड फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में 4 चीजें आती होती हैं, कैश एंड बैंक, डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक। अब कैश एंड बैंक को तो इसमें से निकाल देंगे क्योंकि ये इसके अंदर जरूरत नहीं होती। बाकी हमारे रह गए स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो बाकी 2 ही रह गए, इन्वेंट्री और स्टॉक, सॉरी डेटर। डेटर की अमाउंट के लिए कितना पैसा चाहिए? 1600। उसने कहा 80% क्रेडिट सेल्स है और 30 दिन के लिए उधार, तो आपने 24,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 80% से और मल्टीप्लाई कर दिया 30/360। यहां पर है, कहता है SIL फॉलो द पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 60 days इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल एंड एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। मतलब 60 दिन की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल फॉर्म में रखनी है और 60 दिन की इन्वेंट्री फाइनल में रखनी है। तो 12 लाख का 60, ये मटेरियल है 12 लाख, तो 12 लाख का यहां पर 12,000 है, 1200 है, 12,000, 12,000 का 60 डेज का कितना? 2000। और 24,000 क्यों मैं ले रहा हूं? फाइनल प्रोडक्ट कितनी है जो बेची है वो, क्योंकि वो फाइनल होकर तैयार होती 24,000। इसका भी 60 दिन का स्टॉक अपने पास भी रखना है। और 1600 डेटर के लिए, 2000 रॉ मटेरियल का, 4000 फिनिश गुड्स का और 1600 वो जो पहले वर्किंग कर दी थी, वो भी मैं दोबारा कर देता हूं। वो कहता है 24,000 में 80% क्रेडिट सेल्स हैं और 30 डेज आपने उधार पे दे दो। टोटल कितनी अमाउंट आ गई? इतना पैसा आपको चाहिए किसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए? स्टॉक खरीदने के लिए और स्टॉक उधार पर बेचने के लिए, अपने पास स्टॉक रखने के लिए और स्टॉक खरीदकर बेचने के लिए। तो इतना पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी? 24% सालाना, 18। लो जी, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब आई जो कॉस्ट आपने फाइंड की है ना, फैक्ट्री ओवरहेड की कितनी कॉस्ट फाइंड की थी? 3,1। और दूसरे की कॉस्ट बताएं क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितनी है? 1840। फिर उसके बाद एडमिन 240। फिर आपने फाइनेंशियल चार्जेस, वो कितने हैं? 1824। अगर आप प्रोडक्ट बंद करते हैं तो इतना नुकसान हो जाएगा और इतनी कॉस्ट सेव हो जाएगी। या इनको नेट कर लें। अगर आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहोगे नहीं भाई चलाते रहो। कंट्रीब्यूशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम कहेंगे जी इसको बंद कर। तो याद रखें, कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव आता है तो वो हमेशा आपके फायदे में है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ना हो, उसकी जाती फिक्स कॉस्ट ना हो। अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है तो वो भी माइनस करोगे। फिर अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखो। तो इसमें उसकी जाती फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो आपने सिंपल करो कंट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो ठीक है, फिर तो फायदा है, अगर नेगेटिव है तो फिर बंद कर। पॉजिटिव आ रहा है तो हम इसको बंद नहीं करें। अच्छा, बात सवाल करवाने का मकसद क्या था? क्यों 95% लोगों ने सवाल को छोड़ा? क्या कुछ भी नहीं कर सकते थे सवाल का? मैं ये बार बार कह रहा हूं, कुछ ना कुछ तो कर लो। और ये टाइम सेव करना है आपने बाकी सवालों के ऊपर, सवालों से भी। और इसमें से आपने सिंपल देखना है कि लिस्ट उठा लेनी है एक्सपेंसेस की और उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के जो आपको समझ लग जाए कर देना। आई कैप इतने से खुश हो जाता है। 2 तरह के स्टूडेंट है, एक सवाल ही छोड़ के आ गया और एक सवाल करके आया।
और दूसरा ये है कि एटलीस्ट थोड़ी सी वर्किंग अच्छी करना, हेडिंग देके मटेरियल कॉस्ट इतना है, लेबर कॉस्ट की सेविंग है, एडमिन कॉस्ट की सेविंग है, इस तरह से वर्किंग कर बेहतर है वर्किंग करो। लेकिन सोल्यूशन और वर्किंग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही बात होती है, टोटल बेसिकली लिया है कि उसने कहा है कि एडमिन एक्सपेंस सारे फिक्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप बंद कर देते हो ना 10% अपनी कोई भी प्रोडक्शन, तो ओवरऑल एडमिन एक्सपेंस सेव होता है, सिर्फ एक ही नहीं ओवरऑल, तो इसलिए टोटल कर लिया जी। हाँ नहीं 240 हमने जो एडमिन कॉस्ट है ना वो टोटल का 20% सेव किया है, क्योंकि सिर्फ हमने एक को बंद करना है ना, तो एक को बंद करने पे टोटल जितनी भी थी बाकी तो आते रहेंगे, सिर्फ 20% के सेव हो जाएंगे, तो एक क्योंकि टोटल का 20% है, एक को बंद करने की वजह से भी इतनी सेव होगी।